देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति में विरोधाभास का सीधा प्रदर्शन है। कैसे एक कार्यकर्ता को इन्होंने अपमानित करके टिकट काटा और किस तरह से वंशवाद का पोषण करने के लिए इन्होंने बासुरी जी को टिकट दिया। तो कृपया मैं ये अनुरोध करूंगा कि आगे से आप इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो घटक दल हैं और जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वाह वाह, उसके ऊपर आरोपों से बचे ना लगाएं। हाँ। क्योंकि हमाम में आप भी नंगे हैं। अरे पर ये बताइए कि हम लोग कब तक ये जो इनकी लिस्ट आई है उसका विश्लेषण करते रहेंगे, हैं मनोज बिल्कुल, काका? कुछ आर्थिक मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। नहीं, आर्थिक मुद्दों पर देश की आपकी लिस्ट अर्थव्यवस्था कहाँ कैसी है? लिस्ट कहाँ है? देखिए जी, हम तो उस हिंदू धर्म की हैं जो हिंदू एक धर्म? कहावत है, उस सनातन धर्म की एक कहावत को मानते हैं। हाँ मनोज जी, न एक सेकंड, एक धैर्य सेकंड। हाँ न धैर्य न बिना लक्ष्मी, न शौर्य न बिना जय। तो धैर्य से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है एक बार और शौर्य से विजय मिलती क्लियर है। कर दीजिए मनोज भाई, एक बार क्लियर कर दीजिए। आप ही सबसे पहली पार्टी थे जिन्होंने लिस्ट सबसे पहले जारी की थी। ये हाँ, नहीं नहीं, आप ही सबसे पहली पार्टी थी, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, वो तो दबाव बनाने के लिए थी। वो तो कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए लिस्ट जारी की थी। अरे किसी के, अरे भाई राकेश जी, किसी के लिए भी दबाव बनाने, वो भी तो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनका भी तो काम है ना स्ट्रैटेजी बनाना, उनका भी तो काम है ना दबाव बनाना। तो बना दी उन्होंने, वो सबसे पहली पार्टी थी जिन्होंने लिस्ट जारी कर दी, अंडरस्टूड। लेकिन आप इकलौते थोड़े ही लड़ रहे हैं मनोज जी, बाकी सारी पार्टियां आपकी कहाँ है? गठबंधन कहाँ है आपका? आपका सवाल सही है, हम भी इकलौते नहीं लड़ रहे हैं। और जो महाशय कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है, तो वो 36 दलों के साथ उनका गठबंधन, हम लोगों का तो 28-29 ही है इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन 36 दलों का है। आपने ये देखा होगा, तो उनसे भी पूछिए कि वो कहाँ किसको कैसे लड़ाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में 51 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है, बहुत सारी सीटों, इसलिए उन्होंने कम करा है। और आपको बता रहे, भारतीय जनता पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में हार जाएगी और उसका 303 का आंकड़ा 200 भी इस बार पार नहीं कर पाए, क्योंकि इस चुनाव में अब लोग भीड़ होती हुई भीड़ नहीं है। इस चुनाव में लोग सवाल कर रहे हैं। आप सुनिए, तो मैंने सुन लिया। मैं अब ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग वो लिस्ट नहीं ला रहे हैं, इसका किसी तरह का कोई एक मैसेज जनता के बीच जा रहा है कि नहीं संजय जी? वो मैं इसको ऐसे रखती हूँ, मनोज भाई सुनिए एक सेकेंड। संजय जी, ये मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, बैट्समैन दोनों पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी जगह धारण कर ली है, लेकिन यहाँ टीम में कौन कौन है, फील्डर कहाँ कहाँ लगाना है, अब तक यही नहीं हुआ है, मैच ही शुरू नहीं हुआ है। ये बिल्कुल वो वाली स्थिति है कि नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई जनता के बीच में बहुत नेगेटिव व्यू जा रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि महीनों पहले बीजेपी की लिस्ट आ गई है और इंडिया गठबंधन की लिस्ट नहीं आई है, कल ही लिस्ट इनकी आई है। और ये कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि इतने दिन तक के पहले लिस्ट आ जानी चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई नेगेटिव व्यू जा रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन के बारे में और कई चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। नहीं, नॉट नेगेटिव संजय जी, नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रही हूँ मैच शुरू हो गया है, सामने वाला कह रहा है लो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आओ बॉलिंग करो, और सामने वाले की टीम अभी रेडी नहीं है, फील्डिंग भी नहीं है। तो जब एक जो मैच शुरू होता है उसमें मनोज जी एक सेकंड, हाँ रूबिका जी, मैच शुरू होगा 10 बजे और ये टीम 9 बजे आके खड़ी हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, देख रहे हैं, आपकी तालियां बजाएंगे, आपके लिए खुश होंगे। हाँ, लेकिन मैच शुरू तो 10 बजे होगा, आप 9 बजे आके मैदान में खड़े हैं। दिलीप जी 9 बजे, संजय जी कह रहे हैं कि मैच शुरू तो 10 बजे होगा ना, 9 बजे आकर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को बता रहे हैं। क्या जनता के बीच में कोई ऐसा मैसेज जा सकता है कि ये देखो भाई वाली टीम के पते नहीं है और ये तो आ गए, 9 बजे आ गए? मैं संजय जी से इस बात को लेकर तो बिल्कुल सहमत हूं कि किसी ने पहले टिकट अनाउंस कर दिया, ये कोई मतलब ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं होता है चुनाव में, ये सब चलता रहता है। 2 सवाल उठे हैं रूबिका जी आपकी बहस में, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है, जो पूरे चुनाव के दौरान आएगा। एक सवाल है परिवारवाद का और दूसरा है कि बीजेपी ने मुसलमान क्यों नहीं दिया। परिवारवाद पर मेरा यह कहना है कि जैसे जैसे पार्टियां पुरानी होती जाती हैं उसमें परिवारवाद आता रहता है। भारत में हर पार्टी में परिवारवाद है और इसमें कांग्रेस में सबसे ज्यादा इसलिए कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अभी आम आदमी पार्टी के परिवारवाद की परीक्षा तो तब होगी जब केजरीवाल का बच्चा जो है वो चुनाव लड़ने के काबिल होगा और पार्टी उनको किसी को देनी पड़ेगी, आज नहीं होगी उसकी परीक्षा। तो एक तो ये है कि परिवारवाद पुरानी होते पार्टियों का एक वैश्विक समस्या है, ये अगर समस्या माने तो। दूसरा कि जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया,
तो क्या एमआईएम से पूछा गया कि हैदराबाद में आपने हिंदू कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, या हिंदू कोई आपका लोकसभा कैंडिडेट क्यों नहीं है? डीएमके से कभी ये नहीं पूछा गया कि भाई आपने ब्राह्मण आज तक कोई एक कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? लालू यादव ने भूमिहारों को टिकट नहीं दिया 2015 में, उनसे सवाल नहीं पूछा गया। कांग्रेस से ये नहीं पूछा गया कि भाई रामपुर में आप हमेशा मुसलमान कैंडिडेट ही क्यों देते आए पिछले 70 साल में? तो पार्टियां विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट देंगी, और जिन समुदायों के साथ वोट का रिश्ता बनेगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। ये इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा मतलब बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। पार्टी अल्टीमेटली उसका पर्पस वो एनजीओ नहीं है, उसको चुनाव जीतना है। चुनाव जो जिताएगा, जो समुदाय उसके साथ जिसके साथ उसका वोट का रिश्ता है, वोट का रिश्ता नहीं होगा तो उदारता में आपको कैंडिडेट किसी को दे दे और चुनाव हार जाए और सत्ता से बाहर हो जाए, ये दुनिया की कौन सी पार्टी करने वाली है? कोई पार्टी नहीं करने वाली। तो इसको इस बहस का बहुत ज्यादा तो मतलब नहीं है। मनोज काका, दिलीप मंडल स्क्रीन चर्चा में पर। मनोज जी कोई सवाल पूछ रहे हैं। मनोज जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं सर आपसे। हाँ देखिए आज दिलीप मंडल विश्लेषक से पूरी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता दिख रहे हैं। इनको बीजेपी के आपको दिक्कत क्या है भाई? वो अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे आप। मैं भारतीय राजनीति पे बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय राजनीति पे बात कर रहा हूँ, आप दिलीप मंडल पे बात कर रहे हैं। दिलीप मंडल के कहने से एक आदमी वोट नहीं देता है। आप दिलीप मंडल पे इतना ज्यादा क्यों ध्यान दे रहे हैं मनोज भाई? उसको आर्थिक, सामाजिक और दिलीप मंडल बेहद मामूली आदमी है, छोटे आदमी है। किसी भी एक बड़े वर्ग को राजनैतिक हिस्सेदारी से वंचित रखते उसका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास नहीं करा जा सकता है। डॉक्टर रोहिया कहते थे, बाबा साहब कहते थे, और आप कैसे चतुराई से बीजेपी के रात में रात मिला रहे हैं? हमने तो एक साधारण सवाल किया, और ये क्या ये सही नहीं है कि देश के 20% आबादी जो अल्पसंख्यक है उसको बिना राजनीतिक भागीदारी दिए बगैर उसके सारे तरह के हक अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए? नहीं, जहाँ चुनाव नहीं है वहां वो नोमिनेट कर देती है ना। विधान परिषद राज्यसभा में भेज रही है, गवर्नर बना दे रही है, चुनाव उनका जीतेगा नहीं। मैंने जो ये विनिबिलिटी पहले कैसे आप निर्धारित हो जाती है? आप जब उनको टिकट ही नहीं तो विनिबिलिटी आप अभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं मनोज जी। मैं ये बात नहीं समझ पाती हूँ। आप ये कहने का हक, मनोज जी आप ये कहने का हक तब रखते जब आपका वोटर तादाद में मुसलमान है, और आपने मुसलमानों को क्या दिया है अलावा इफ्तार पार्टी के? ये बड़ा सवाल है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? क्या दिया है मतलब सिवाय वाहवाही के, पीठ थपथपाने के, इफ्तार पार्टी के, आपने क्या दिया है मुसलमानों को? बताइए मुझे। बात कर रही हूँ, हाँ बताइए ना, क्या है मुझे बताइए ना। पिछले चुनावों में सबसे ज्यादा वोट आपको किसने दिया था? कितने मुसलमान चेहरे आपने आगे ला दिए जिम्मेदारी के साथ? बताइए। आपको ये जानना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यक वर्ग के विधायक किसी राजनीतिक दल में है 36 विधायक है हमारी पार्टी में। क्या बात कर रही है यार? अच्छा, हम हमेशा सीना ठोक के कह रहे हैं, सीना ठोक के। हमेशा मनोज भाई आपको वोट मिलता है इसलिए आप देते हैं। अरे भाई ये 36 जो है, आप किसी ऐसे धर्म या किसी ऐसी जाति के लिए बोल सकते हैं जो आपका वोटर नहीं है? बोल सकते हैं आप? हम कह रहे हैं आपका वोटर मुसलमान है, इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों के तौर पर हो रहा है। आपकी विनेबिलिटी है, इसीलिए तो वो लिस्ट बन रही है ना। शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से हाशिए पर उसको हर तरह की हिस्सेदारी मांगी अखिलेश यादव जी की विचारधारा। अच्छा, हाशिए पर जाने वाले मुसलमानों को आपने बहुत बढ़िया कर दिया होता तो उत्तर प्रदेश आज एक अलग ही लेवल पर होता। उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना मुसलमानों का, वो अलग ही लेवल पर होता सर। आप सीना ठोक के जो 36 विधायकों की बात कर रहे हैं, 36 विधायकों ने वहां जमीन पर मुसलमानों के लिए जाकर क्या किया ये बताइए मुझे। कितने मुसलमान पढ़ा लिए हैं? कितनों को नौकरियां दिला दी है? कितनों को इंजीनियर और डॉक्टर बना दिया है? कितनी बच्चियों को घर से बाहर निकालकर जो है ग्रेजुएट करवा दिया है इन आपके 36 विधायकों ने? क्या बिना राजनीतिक भागीदारी से आप इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? हाँ, बस राजनीतिक भागीदारी दे दीजिए और बाकी जमीन पर ग्रास रूट पर मुसलमान जैसा का है वैसा रहेगा। बस जालीदार टोपी लगाकर उनको खुश कर दीजिए। समझना पड़ेगा कि राजनीतिक राकेश त्रिपाठी ताल ठोक के कह रहे हैं मनोज काका कि हमने तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया, आपने क्या दिया? नहीं ध्रुवी, अगर स्पष्टता से कह दूं
सच ये है, अब मनोज काका 1 मिनट सुन लीजिएगा, सच ये है कि मुसलमानों के नाम पर जीवित मुसलमान नहीं, मुसलमानों के मृत शरीर के लिए कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने का काम समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने किया था, ये सच है। और ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक कड़वा सच है। मनोज काका इसको स्वीकार करिए ना करिए, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के नाम पर आपने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे आपने मुस्लिम अपराधियों को मुस्लिम नेता बना करके कौम का सर्वाधिक नुकसान करने का काम किया है। आपने पढ़े लिखे जो संजीदा किस्म के मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, मुस्लिम अपराधियों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया और उनको कौम का नेता बनाने का प्रयास किया। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, वोटर्स, हमारे व्यूअर्स, ये बहुत समझदार कौम हो गई है। ये किसी भी कौम से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखे, लेकिन वोटर जो कौम है ना, वो अब बहुत बारीकी से आप सबको देख रही है, परख रही है, समझ रही है। और आपके इम्तिहान की घड़ी अब शुरू हो चुकी है। जो कह रहे हैं सोच समझ के कहिएगा, जो कर रहे हैं सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप चारों का, इनफैक्ट पांचों का, संजय जी, मनोज काका साहब, दिलीप मंडल जी, दुष्यंत नागर जी, राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ भागीदारी करने के लिए। आगे भी आपसे ऐसे ही चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।